स्वागत है आपका वीके स्ट्रीट 2.0 में। जीवन जनन कैसे करते हैं, हम चैप्टर की बात कर रहे थे। आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रुप डी और क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो एनसीईआरटी का जो साइंस है उसके बारे में पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि उत्तक संवर्धन। हम उत्तक संवर्धन के बारे में बात करेंगे। उत्तक संवर्धन तकनीकी में पौधे के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इसका मतलब हम आगे अभी चर्चा करेंगे, बता रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है, जिसे कैलस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कैलस कहते हैं। कह देगा कि कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिसकी कोशिकाएं विभाजित होकर के अनेक छोटी कोशिकाओं का समूह बना लेती है। उसे क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, अब आगे पता चलेगा क्या है। कैलस जो होता है, कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन्स युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर क्या करते हैं, मिट्टी में क्या करते हैं, रोप देते हैं, जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीकी द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण मुक्त परिस्थितियों से उत्पन्न किए जा सकते हैं। मतलब जो उत्तक संवर्धन जो हमारी टेक्निक है, उससे एक से अधिक पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं, बट बिना संक्रमण के। मतलब उनके द्वारा जो संक्रमण होगा उसमें ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। इस तकनीकी का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधे के संवर्धन में भी किया जाता है। क्लियर है? समझ बात आ रही है? बिल्कुल। जैसे उत्तक संवर्धन का मतलब होता है कि जैसे ये आप कोई एक प्लांट है, प्लांट के जो शीर्ष जो टॉप बिंदु होते हैं ना, है ना, इसके शीर्ष भाग से कुछ नए प्लांट क्या होते हैं, उगने लगते हैं। कुछ नए पौधे का विकास होता है, ठीक है। चलिए देखिए, बीजाणु संघ के बारे में अगर हम बात करें, बीजाणु संघ के बारे में बात करें तो ये क्या होता है। देखिए, बीजाणु समासंघ अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचना पाई जाती हैं। ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचना विकसित हुई थी। यह राइजोपस का कवक है। इंपॉर्टेंट को आ गया, बोलेगा कि ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचना विकसित होती है, इसे क्या बोलते हैं? तो ये राइजोपस का कवक जाल होता है। ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर? ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। देखिए, ये जनन के भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर जो ऊर्ध्वाधर जो तंतुएं हैं, जो ये गोल वाला जो भाग है, ठीक है, जो ये गोल वाला जो भाग होता है, जो संरचनाएं होती हैं, ये क्या होती है कि ये जनन में भाग लेती हैं। कैसे? ये गुच्छ बीजाणुधानी है। ये गुच्छ क्या होती हैं हमारी? ये जो गुच्छ हैं ये क्या है? ये हमारी है बीजाणु। देखिए, बीजाणुधानी है। इनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम का जो कवक जाल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन मैंने किया हुआ, आप देखना इसको, ठीक है। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न कर लेते हैं। किसके जीव उत्पन्न करते हैं? राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है। क्या होती है? इस बीजाणु के चारों ओर क्या होती है? एक मोटी भित्ति होती है, ठीक है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? वृद्धि करने लगते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। अब तक जनन की जिन विधियों की हमने चर्चा की है, उन सभी नई पीढ़ी का सृजन केवल एक जीव द्वारा किया जाता है। इसे अलैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। अब तक जितने भी हमने बात किया है, तो किसके लिए बात किया है? केवल एक जीव के लिए, एक जनन के लिए बात किया है, जिसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो राइजोपस
में पूछेगा कि राइजोपस में कैसा होता है, आप उसको बीजाणु बीजाणु महासंघ होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। राइजोपस में बीजाणु महासंघ द्वारा उसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। क्लियर है ना, क्लियर है, बस आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि हम जनन की उस विधि से भी परिचित हैं जिसे नई संतति यानी उत्पन्न करने हेतु दो दो व्यष्टि एकल जीवों की भागीदारी होती है, ठीक है। न तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और न ही एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीवों में नवीन संतति हेतु नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि यदि युग्मनज वृद्धि एवं परिवर्तन द्वारा नए जीव विकसित होता है तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। भाई जब नए युग्मनज के जब वृद्धि करने के बाद जब इसमें परिवर्तन होता है तो क्या होना चाहिए, इसमें नए जीवों का भी विकास होना चाहिए। अब जब नए जीवों का विकास होगा तो इसमें भंडारण भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है। यदि सरल संरचना वाले जीवों में प्रायः दो जनन कोशिकाओं यानी युग्मकों की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता है अथवा वे समाकृति भी हो सकते हैं, मतलब विशेष अंतर भी नहीं होगा और या तो वो समान भी हो सकते हैं। परंतु जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती हैं। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं एवं उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी एवं अधिक गतिशील होती हैं, ठीक है। अब देखिए, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं, तो नर युग्मक कहते हैं। जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे मादा युग्मनज कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, बिल्कुल। तो गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहते हैं और जिस जनन कोशिका में किसका भंडार होता है, भोजन का भंडार होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे हम मादा युग्मक कहते हैं, ठीक है। अगले कुछ अनुभागों में हम देखते हैं कि इस प्रकार के युग्मकों के सृजन की आवश्यकता ने नर एवं मादा व्यष्टि जनकों में विभेद उत्पन्न किए हैं तथा कुछ जीवों में नर एवं मादा शारीरिक अंतर में भी स्पष्ट दृष्टिगोचर है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया इसमें, ये वाली ये इम्पोर्टेंट होगी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है। जो पुष्पी जो पौधे होते हैं इसमें लैंगिक जनन कैसे होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, आवृतबीजी जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में, इसके जननांग जो होते हैं कहाँ उपस्थित होते हैं, पुष्प में अवस्थित होते हैं। आप पुष्प के विभिन्न भागों के पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, एक वायदल होता है, दल होती है, वायदल होता है ना। क्या होता है, वायदल होता है, दल पंखुड़ी होती है, पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है। क्लियर है। पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग है, किसके, पुष्प के जनन भाग है जिसमें जनन कोशिकाएं होती हैं। पंखुड़ी एवं वायदल के क्या कार्य हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पूछता है कि पुंकेसर एवं स्त्री केसर किसके भाग हैं, तो पुष्प के जनन भाग है, किसके भाग है, पुष्प के जनन भाग। और ये भी पूछता है कि इसमें पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन के कौन कौन से भाग होते हैं, तो ये हो गया पुंकेसर स्त्री केसर। लेकिन पुष्प के कौन से भाग होते हैं, तो वायदल, दल पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये पुष्प के भाग हैं, ठीक है। अभी स्त्री केसर
के बारे में हम बात करेंगे और पुंकेसर के बारे में बात करेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में कोई एक जननांग उपस्थित होता है, मतलब इसमें से कोई एक जननांग नहीं हो, या तो पुंकेसर होगा या स्त्री को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। मतलब जिस या तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर हो, एक लिंग हो, अगर एक होगा तो एक लिंगी कहलाएगा। जैसे ये इम्पोर्टेंट है, पपीता और तरबूज, क्वेश्चन में आता है पपीता और तरबूज एक लिंगी कौन कौन से हैं, पपीता या तरबूज ऑप्शन में आएगा। जब पुष्प में स्त्री केसर एवं पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होता है, उसे उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, गुड़हल और सरसों। तो गुड़हल और सरसों दोनों उपस्थित होता है, गुड़हल और सरसों, तो उन्हें उभयलिंगी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग है जो परागकण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, परागकण बनाते हैं। परागकण समानतः कैसे होते हैं, तो पीले रंग के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, गुड़हल और सरसों उभयलिंगी है, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस बात का ध्यान रहेगा कि पुंकेसर क्या है, ये नर जनन भाग है जो क्या बनाते हैं, परागकण बनाते हैं। और परागकण कैसे होते हैं, तो पीले होते हैं। परागकण कैसे होते हैं, पीले होते हैं। तो पुंकेसर क्या बनाते हैं, तो परागकण बनाते हैं, ठीक है जी। चलिए देखिए, मैं यहाँ थोड़ा डायग्राम समझा दूँ आप लोग को, ठीक है। ये हमारा पुष्प है, ठीक है। पुष्प के जो टॉप वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, इसमें देखिए, पहले पहले हम स्त्री केसर की बात करते हैं। पूछता है कि स्त्री केसर के कौन कौन से भाग हैं। स्त्री केसर के एक होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका, जो लंबे वाले जो डंठल होता है इसे वर्तिका बोलते हैं। और जो टॉप वाला होता है जो ऐसे आयताकार बना हुआ है उसे वर्तिकाग्र बोलते हैं। और जो इसके ओबरी के अंदर ये होता है ना, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। क्लियर हो रही की बात, नहीं हो रही है। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय स्त्री केसर के भाग हैं। पुंकेसर के भाग हैं आपके परागकोश और तंतु। परागकोश और तंतु ये किसके भाग हैं, पुंकेसर के भाग हैं। किसके भाग हैं, पुंकेसर के भाग हैं, ठीक है। ये है आपकी, ये है आपका दल जिसे पंखुड़ी बोलते हैं। ये आपका वाय दल है। क्या है, वाय दल। क्लियर है ना। देखिए, अब आगे बढ़ जाते हैं। आपने देखा है कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं, जब किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तब हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है, बिल्कुल लग जाता है। तो ये पुंकेसर, ठीक है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जनन है। स्त्री केसर क्या होता है, पुष्प के केंद्र में क्या होता है, अवस्थित होता है। यह 3 भागों से बना हुआ है। आधार पर जो उभरा हुआ होता है उसे अंडाशय बोलते हैं। जिसको मैंने ये बोला था, जो उभरा हुआ पार्ट होगा इसे क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे। मध्य में लंबा भाग जो होता है ना, ये जो लंबा भाग होता है मध्य में जो लंबा भाग होता है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है। और शीर्ष भाग वर्तिका, इसको तो वर्तिका बोलेंगे मध्य भाग को, और शीर्ष भाग को बोलेंगे वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, वर्तिकाग्र बोलेंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होगी। जो वर्तिकाग्र होता है, जो टॉप वाला जो भाग होता है, जैसे यहाँ हम बात करें इसकी, जो वर जो यहाँ हम बात करें इसकी, जो वर्तिकाग्र होता है, ये जो टॉप वाले जो होता है, ये टॉप पे ये चिपचिपा होता है। कैसा होता है दोस्त मेरे, चिपचिपा होता है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये हो गया शीर्ष भाग वर्तिकाग्र। अभी जो प्रायः क्या होता है, चिपचिपा होता है। अंडाशय जो होते हैं, अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है। क्या होता है, बीजांड होता है। और प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिकाएं होती हैं। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की
अंड कोशिका मादा युग्मक से संलयनित होती है। क्या होती है? संलयनित होती है। ठीक है। परागकण द्वारा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अंडाशय में क्या होता है, तो बीजांड होते हैं। ठीक है। और प्रत्येक बीजांड में एक क्या होता है, एक होता है अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका यानी मादा युग्मक से क्या होती हैं, संलयनित होती हैं। मतलब परागकण द्वारा जो उत्पादित जो नर युग्मक होते हैं ना, नर युग्मक अंडाशय की अंड जो कोशिका होती हैं, है ना, अंड कोशिका यानी मादा युग्मक से क्या होती है, संलयनित होती है। जनन कोशिकाएं के इस युग्मन, यहाँ से देखते हैं कि जनन कोशिकाओं के इस युग्मन अथवा निषेचन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जिससे नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता होती है। ठीक है। परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण करने की आवश्यकता होती है। जो परागकण होते हैं ना, उस परागकण को पुंकेसर से कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, वर्तिकाग्र तक ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के, देखिए यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, उसी पुष्प के, यदि परागकण का जो ट्रांसफ़र होगा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। क्लियर। एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे पर परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर परागण। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का यह स्थानांतरण कैसे होता है? एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागकणों का स्थानांतरण होता है वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, है ना, अथवा प्रणाली के माध्यम से, या जैसे वाहक द्वारा क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? जो जो हमने बताया वो क्लियर हुई? बिल्कुल। चलिए यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुँचने के पश्चात, दो परागकणों के उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुँचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुँचाया जाता है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुँचती है। निषेचन के बाद युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं। बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। ये बीजांड में क्या विकसित होता है? तो बीजांड में भ्रूण विकसित होता है और बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है। अंडाशय क्या करता है? अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर के फल बनता है। क्या बनता है? परिपक्व होकर फल बनता है। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। इस अंतराल में जो क्या होते हैं कि बाह्यदल, पंखुड़ी अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर के फल बनता है ना। इस अंतराल में बाह्यदल ये सब क्या होते हैं? गिर जाते हैं। बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है। बीज में क्या होता है? भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में क्या होता है? नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। बीज में भावी पौधा अथवा क्या होता है? भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में, नवोद्भिद का मतलब जब छोटा पौधा विकसित होता है उसे बोलते हैं। जब छोटा पौधा विकसित होता है इसको क्या बोलते हैं? इस प्रक्रम को अंकुरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे? अंकुरण। ठीक है। देखिए, ये मादा युग्मनक है, ये वाला, ये हम अंडाशय बोले थे इसको। ठीक है। ये पराग नली है, नर युग्मक है ये, और वर्तिकाग्र हमने ये इसको समझाया था टॉप वाला। ठीक है। ये इसमें होता है परागकण, परागकोश में होता है परागकण। ठीक है।
डायग्राम भी याद रखिएगा आप, ठीक है ना। कौन क्या क्या है उसके बारे में याद रखिएगा आप लोग। ये छोटा सा डायग्राम अगर पूछ दे तो आप जानते रहिए इसको। जैसे ये हमारा बीज है ना, बीज पत्र है, ओपन कर दिया हमने बीज को, ठीक है। ये टॉप वाला जो इसका भाग है इसे बोलते हैं प्रांकुर, भाभी प्रभो, ठीक है। जो बॉटम वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं मूलांकुर, भाभी जड़ बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं बीज पत्र। क्या बोलते हैं? बीज पत्र या खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम मानव में लैंगिक जनन की बात करते हैं कि मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है। अब तक हम विभिन्न स्पेसीज मतलब जाति में जनन की विभिन्न प्रणालियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए हम उस स्पेसीज के विषय में जानें जिसमें हमारी सर्वाधिक रुचि है, वह है मनुष्य। मानव में लैंगिक जनन होता है। कैसा लैंगिक जनन? यह प्रक्रम किस पर कार्य करता है? आइए अब स्थूल रूप से एक असंबद्ध बिंदु से प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। आप पहले भी कक्षा 8 में शरीर होने वाले बदलाव में सीखा होगा। कक्षा 1 से 10 तक पहुँचते पहुँचते हमारी लंबाई एवं भार बढ़ जाता है। हमारे दांत जो गिर जाते हैं दूध के दांत कहलाते हैं तथा नए दांत निकल आते हैं, ठीक है। समझ बात आई? इन सभी परिवर्तनों के एक समान प्रक्रम में वृद्धि क्रम में समृद्ध वृद्धि कर देते हैं, जिससे शारीरिक वृद्धि होता है, ठीक है। क्या होता है? जिससे क्या होता है? शारीरिक वृद्धि होता है। परंतु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता, जबकि शारीरिक सौष्ठव ही बदल जाता है, शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना में भी क्या होते हैं? परिवर्तन आते हैं। क्लियर है? इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़के और लड़कियों में एक समान होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन? हम देखते हैं कि शारीरिक के कुछ नए भाग जैसे कांख एवं जांघों के मध्य क्या आ जाते हैं? जननांगी क्षेत्रों में बाल और गुछ निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं? बाल और गुछ निकल आते हैं। शरीर के कुछ नए भागों जैसे कांख एवं जांघों के मध्य क्या निकल आते हैं? जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुछ निकल आते हैं। उनका रंग कैसा होता है? तो उनका रंग कैसा होता है? तो वह गहरा होता है। उनका रंग भी क्या होता है? गहरा होता है। पैर, हाथ एवं चेहरे पर महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा कैसी हो जाती है? अक्सर तैलीय हो जाती है तथा कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरे के प्रति क्या होते हैं? सजग हो जाते हैं। क्या होते हैं? सजग हो जाते हैं। ये सब क्या होते हैं? परिवर्तन होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी परिवर्तन होते हैं जो लड़कियों में लड़कियों से भिन्न होते हैं। भिन्न में क्या होता है कि लड़कियों के स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तन ग्राह की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछें निकल आती हैं, इनकी आवाज़ फटने लगती है। साथ ही दिवा स्वप्न अथवा रात्रि में शीशन भी अक्सर विवर्धन कारण ऊर्ध्व हो जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पूछ सकता है कि जब लड़के और लड़कियों में जब भिन्न होता है तब किस कंडीशन में भिन्न होता है, ठीक है। किस कंडीशन में भिन्न होता है, और जो समान होता है तो किस कंडीशन में समान होता है, ठीक है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरणतः लड़कों के चेहरे पर पहले छितराए हुए कुछ मोटे बाल परिलक्षित हो जाते हैं तथा धीरे धीरे वृद्धि कर एक जैसे हो जाते हैं। फिर भी इन सभी परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित होती है। जो हमारे नाक नक्श अलग है, इसी प्रकार इन बालों की वृद्धि पैटर्न, स्तन तथा शीशन की आकृति का आकार भी भिन्न हो जाता है। यह सभी परिवर्तन शरीर के लैंगिक परिपक्वता से के पहलू हैं, ठीक है। बिल्कुल। देखिए ये हमने अंडरलाइन किया है, यहाँ ध्यान दीजिए आप। यद्यपि किसी यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के आकार में हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि के प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। इस प्रक्रम के चलते जनन उत्तर की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती। जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन उत्तक परिपक्व होना
शुरू कर देते हैं। शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी शुरू होती है। जनन तक क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। किशोरा अवस्था की इस अवधि को क्या कहते हैं, यौवन आरंभ बोलते हैं, है ना। पबर्टी कहा जाता है इसको, ठीक है जी। चलिए, लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन। लैंगिक जनन का कार्य यह है, ठीक है। जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, जैसे कि पुष्पी पौधे में होता है। किस में होता है, पुष्पी पौधे में होता है, ठीक है। अथवा अथवा दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है, हो सकता है। जैसे कि अनेक प्रणालियों में होता है। यदि जंतुओं को समय के इस प्रक्रम में भाग लेना है तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर लें, ठीक है। यौन आरंभ की अवधि जो होती है, अवधि में अनेक परिवर्तन जैसे बालों का नवीन पैटर्न इस बात का संकेत है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है, लैंगिक परिपक्वता आ रही है, ठीक है। दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग संरचना की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए शीशन के ऊर्ध्व की होने की क्षमता स्तनधारियों जैसे मानव में शिशु माँ के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ रहता है, गर्भस्थ रहता है। ठीक है। तथा जन्मोपरांत स्तनपान करता है। इन सभी स्थितियों के लिए मादा के जननांगों एवं स्तन मादा के जननांगों एवं क्या होते हैं, स्तन का क्या होता है, परिपक्व होना आवश्यक है, ठीक है। जनन तंत्र के बारे में हम अब समझेंगे। क्लियर है बात। किसके बारे में समझेंगे, जनन तंत्र के बारे में समझेंगे कि नर जनन तंत्र क्या होता है। देखिए, ये हमारा नर जनन तंत्र है, ठीक है जी। क्या है, नर जनन तंत्र है। तो जब जो नर जनन तंत्र है, पहले तो अगर डायग्राम दे करके अगर पूछ दे कि ये कौन सी नली है, ये कौन सा पार्ट है इसका, तो इसके बारे में पहले आप समझेंगे, है ना। इसके बारे में पहले आप समझेंगे कि क्या क्या है ये। क्लियर है। देखिए, नर जनन तंत्र, ठीक है। ये जो है हमारा, ये जो गोल संरचना दिखाई दे रही है, ये शुक्राशय होता है हमारा। क्या होता है, शुक्राशय होता है। शुक्राशय के जस्ट ऊपर ये हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि लगी होती है। इसके बाद इसमें हमारा ये जो होता है, ये मूत्राशय होता है। क्या होता है, ये इसको बोलते हैं मूत्राशय, ठीक है। और ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूत्राशय से जो नली जा रही है इसको बोलते हैं मूत्र नलिका, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा वृषण है, और वृषण का ये जो पार्ट है ना, और जो ये लाइन जा रही है इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं वृषण कोश। इसके बाद इसको बोलते हैं, ये जो टॉप वाली लेयर है इसको बोलते हैं सीसन। क्या बोलते हैं, इसको सीसन बोलते हैं। और यहाँ से जो हमारी बीचों बीच आ रही है ये नली, इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। इसी से हमारा क्या होता है, मूत्र बाहर निकलता है। क्लियर है ना। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। शुक्राशय कौन है, शुक्रवाहिका कौन है, शुक्रवाहिनी मूत्र नली कौन सी है, प्रोस्टेट ग्रंथि कौन सी है, मूत्राशय कौन सा है, ये सब आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। क्लियर हो रही है कि नहीं बात, क्लियर हो रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। मतलब जनन कोशिकाएं जहां उत्पादित करने वाले जो अंग हैं एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले जो अंग हैं संयुक्त रूप से जब मिलते हैं तो इसे नर जनन तंत्र के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर जनन तंत्र बोलते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। कहाँ होता है? यह उदर गुहा के बाहर कहाँ होता है? वृषण कोश में स्थित होता है। उदर गुहा के बाहर कहाँ स्थित होता है? वृषण कोश में स्थित होता है। ठीक है। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से क्या होता है? कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स के उत्पादन एवं श्रावण में वृषण की भूमिका की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। ठीक है। तो टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन्स है ना, ये किस में निकलता है? ये नर इसमें हमारा जो होता है किसमें? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स किस में होता है? तो मनुष्य में। ठीक है। चलिए देखिए, शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। क्या करता है? यौनावस्था के लक्षणों का भी क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। ठीक है। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन, मोचन मतलब दूर करने के लिए, मोचन का मतलब दूर करने के लिए, जो उत्पादित शुक्राणु होते हैं उसे दूर करने के लिए शुक्रवाहिनी द्वारा होता है। जो दूर होता है वो वाहिकाओं द्वारा होता है ना। ये शुक्रवाहिकाएं जो होती हैं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। यूरेथ्रा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। देखिए, और शुक्राणुओं या मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है। कौन? शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों का जो प्रवाह के जो उभय मार्ग है, यानी एक ही मार्ग है, वो कौन है? बताइए, वो कौन है? मूत्र मार्ग जो यूरेथ्रा है ना, मूत्र मार्ग जो यूरेथ्रा है ना, जो मूत्र मार्ग है यूरेथ्रा, यह शुक्राणु मूत्र दोनों के प्रवाह का क्या है? उभय मार्ग है, एक ही मार्ग है। मूत्र भी उसी से निकलता है और स्पर्म भी उसी से निकलता है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? शुक्रवाहिका में डालते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि और जो शुक्राशय है अपना जो स्राव होता है किस में डालते हैं? शुक्रवाहिनी में डालते हैं। कौन सी शुक्रवाहिनी? देखिए ये वाली, ये वृषण भी, सुनिए, वृषण भी अपना है ना, जो भी स्राव होता है वो शुक्रवाहिनी में डालता है। किस में डालता है? इसमें शुक्रवाहिनी में डालता है। और उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है? देखिए, और प्रोस्टेट है ना, प्रोस्टेट कहाँ है ये भी देख लो आप। प्रोस्टेट कहाँ है ये भी देख लो। ये तो ये दोनों जो है, ये तो आपका नलिका हो गया, ये तो नलिका हो गई है ना। तो ये अपना बेस्ट इसमें से ये जा रही है इसमें। तो प्रोस्टेट भी ग्रंथि भी क्या होती है? इसी से क्या होती है? इससे भी शुक्रवाहिनी से भी क्या होती है? ये अपना स्राव करती है। दोनों का एक ही है। ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ जाओ। प्रोस्टेट, ठीक है, शुक्रवाहिका नल, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाता है। जो हमारा लिक्विड होता है ना, तो जो प्रोस्टेट तथा शुक्राशय होता है अपने जो स्राव होते हैं शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाता है। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी
इन्हें स्राव क्या करता है, उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचना है, क्या है, सूक्ष्म संरचना है जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। शुक्राणु क्या है, सूक्ष्म संरचना है जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती हैं जिन्हें मादा जनन कोशिकाओं को ओर तैरने में सहायक होता है। एक लंबी पूंछ होती हैं जिन्हें क्या होता है, मादा जनन कोशिकाओं को तैरने में क्या होता है, सहायता होती है। क्या होती है, सहायता होती है। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये मादा जनन तंत्र का प्रोडक्शन सिस्टम है, जनन तंत्र है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो इनका जो अंडाशय होता है, ये होती है अंडाशय। तो पूछता है कि मादा जनन तंत्र में और मादा जनन तंत्र में, उसके बाद नर जनन तंत्र में क्या डिफरेंट है, क्या क्या होती है। पूछता है शुक्रवाही वाहिनी किस में होता है, तो शुक्रवाहिनी होता है इसमें, किसमें, नर जनन तंत्र में। तो ऐसे ऑप्शन करके ऐसे पूछता है। ठीक है, तो ये हो गया अंडाशय और ये हो गया अंडवाहिनी, है ना। अंडवाहिनी जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अंडवाहिनी को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लेयर होती है ना यहाँ पे, इसे बोलते हैं गर्भाशय, है ना। और यहाँ, और ये जो होती है इसे बोलते हैं योनि। और ये जो होता है, ये वाला पार्ट, दोनों बीच की जो गैप है यहाँ पे, इसे बोलते हैं ग्रीवा। ठीक है, तो पार्ट पूछता है आपसे कि गर्भाशय, ग्रीवा, योनि। योनि तो आपको पता है, गर्भाशय पता है, ग्रीवा और अंडाशय, अंडवाहिनी भी पूछता है। शुक्रवाहिका है और अंडवाहिनी, इसमें कन्फ्यूजन है। और फैलोपियन ट्यूब ये पूछता है कि किसके पार्ट्स हैं, तो आप बताएंगे मादा जनन तंत्र के पार्ट हैं। ठीक है, ठीक है जी। मादा जनन कोशिकाएं अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण करती है। क्या करती है, जो मादा जनन कोशिकाएं होती है वो अंड कोशिका का निर्माण कहाँ करती है, अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में करती है। वे कुछ हार्मोन्स भी उत्पादित करते हैं। चित्र 8.11 को ध्यान में रखते हुए मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को पहचानिए। विभिन्न अंगों के पहचानिए। देखिए लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों मतलब लड़की का जब जन्म होता है उसी के समय अंडाशय, मतलब समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौवन अवस्था आरंभ में इनमें कुछ परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। महीन अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाया जाता है। कहाँ तक, महीन अंडवाहिका अथवा महीन अंडवाहिका, है ना, अथवा फैलोपियन ट्यूब। और भी बताया है कि अंडवाहिनी को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो महीन अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका कहाँ ले जाते हैं, गर्भाशय तक ले जाते हैं। कहाँ तक, यहाँ तक, गर्भाशय तक ले जाते हैं। किसके वजह से, ये जो होता है ना, अंडवाहिनी और फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से अंडाशय को कहाँ ले जाते हैं, तो गर्भाशय तक ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं फ्रेंड मेरे, गर्भाशय तक ले जाते हैं। कहाँ तक ले जाते हैं, तो गर्भाशय तक। जब ये गर्भाशय तक ले जाते हैं उसके बाद, ठीक है, गर्भाशय तक ले जाते हैं, दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर के एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय जो होता है ग्रीवा द्वारा, गर्भाशय जो होता है ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। जो ये गर्भाशय है ना, जो ये गर्भाशय है, तो ग्रीवा द्वारा कहाँ खुलता है, ग्रीवा द्वारा कहाँ खुलता है, योनि में खुलता है। कहाँ खुलता है, योनि में खुलता है। ठीक है ना। तो इसका ध्यान रहे, ये गर्भाशय किसे कहते हैं, मतलब
दो अंडवाहिनी संयुक्त होकर के एक लचीली थैलीनुमा संरचना बनती है, जिसे क्या कहते हैं, गर्भाशय करते हैं। और गर्भाशय ग्रीवा द्वारा कहाँ खुलता है? योनि में खुलता है। कहाँ? योनि में। देखिए, मैथुन के समय, है ना, मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होती है। बिल्कुल, मैथुन के समय जो शुक्राणु होते हैं योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं। अंडवाहिका तक, वहाँ तक यानी फैलोपियन ट्यूब तक, जहाँ अंडवाहिका से मिल जाते हैं। निषेचित अंड विभाजित होकर के कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाता है। निषेचित हो जाता है तो भ्रूण बनाता है। भ्रूण कहाँ? गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। ये भ्रूण कहाँ स्थापित होता है? कहाँ बताइए? जो भ्रूण बनता है तो कहाँ स्थापित हो जाए? गर्भाशय तक, गर्भाशय में स्थापित होता है, जहाँ तक लगातार विभाजित होकर के वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। क्या? अंगों का विकास करता है। माँ का शरीर गर्भाधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। गर्भाशय प्रत्येक माँ भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। ठीक है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। किससे? माँ के ब्लड से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। कहाँ धसी होती है? गर्भाशय की जो भित्ति होती है उसमें धसी होती है, जिसे तस्तरी नुमा संरचना होती है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है, जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। इस भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रबद्ध होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होता है। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रबंध को अछंतित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ स्थानांतरित हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। ठीक है, विकासशील भ्रूण जो होता है, विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल होते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा जब भ्रूण विकासशील होता जाता है तो उससे अपशिष्ट पदार्थ होते होंगे, जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है ना। तो उसका अपशिष्ट जो होता है वो प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में क्या हो जाता है? स्थानांतरण हो जाता है। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित करने के लिए 9 माह का समय लगता है ना। 9 माह का समय लगता है। गर्भाशय के पेशियों को लयबद्ध संकुचन से, अब देखिए, गर्भाशय के पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? शिशु का जन्म होता है। गर्भाशय की जो पेशियां जो होती हैं ना, उसके लयबद्ध संकुचन से किसका जन्म होता है? तो शिशु का जन्म होता है। ये है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता? जैसे अंड का निषेचन हो गया तो अंड का निषेचन होकर भ्रूण बन गया तो गर्भाशय की लेयर परत पर आकर के वहाँ अंड विकसित हो जाएगा अपना। लेकिन
अगर अंड का निषेचन नहीं होता है ना, निषेचन नहीं होता तो क्या होता है, वो अंडा क्या होता है, जो अंड बनता है महिलाओं में, जो अंडवाहिनी में जो अंडाशय बनता है तो उसका क्या होता है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। देखिए, यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग 1 दिन तक क्या होती है, जीवित होती है। कितने दिन तक? 1 दिन तक जीवित होती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है ना, बनता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय की प्रति माह तैयारी करता है। यह प्रति माह तैयारी करता है। इसकी भित्ति, अंतःभित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। कैसे होती है इसकी अंतःभित्ति? मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके भ्रूण के पोषण के लिए आवश्यक है। उसके भ्रूण के पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं होती है। मतलब अगर निषेचन नहीं हुआ तो जो परत बनी गर्भाशय में, है ना, तो जो अंतःभित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी थी वो जैसे बनी, तो उसको क्या हुई, अब उसे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब उसकी आवश्यकता नहीं होती है, परंतु निषेचन नहीं होगा, नहीं होने पर अवस्था में इस परत की आवश्यकता नहीं होती है। यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होता है। रुधिर और म्यूकस के रूप में क्या होता है, निष्कासित हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजुधर्म कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऋतुस्राव अथवा रजुधर्म बोलते हैं। इसकी अवधि 2 से 8 दिन तक होती है। कितनी होती है? 2 से 8 दिन तक होती है। ठीक है, जो पूछेगा कि जो परत टूट करके योनि मार्ग से किसके द्वारा निष्कासित होती है, तो रुधिर और म्यूकस के द्वारा क्या होती है, निष्कासित हो जाती है। इस चक्र में लगभग कितने समय लगता है? तो इस चक्र में लगभग कितना समय लगता है? 1 माह का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजुधर्म कहते हैं। इसकी अवधि 2 से 8 दिन तक होती है। क्लियर है दोस्त मेरे? वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त मेरे। ओके, फिर आगे हम जन स्वास्थ्य के बारे में बोलेंगे। जन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा करके ये टॉपिक को हम कर देंगे ख़त्म। देख रहे हैं, ख़त्म हो जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अब तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्त मेरे।